जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे कि एक तरीके से कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। मैंने देखा कि विद्यार्थी जो है एक तरीके से पैसेज को पढ़ते समय इतना टाइम वेस्ट करते हैं जो कि नहीं वेस्ट करना चाहिए। और तरीके हैं, अगर आपको शायद वो पता चल जाए, एक कॉमन अप्रोच पता चल जाए, तो 10-12 बार प्रैक्टिस कर लें तो जहाँ तक मैंने अनुमान किया तो ये चीज़ समझ में आई कि आप प्रैक्टिस कि उस छोटे से आधार पे या एक टर्निंग के आधार पे जो मैंने एक छोटे छोटे से कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं और कुछ वो है नहीं, वो जो जी रहे हैं वही है, उसको आधार बना के अगर आप देखें तो बगैर उस जो पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए उसको हम पहले एक बात देखें कि ये पैसेज दरअसल क्यों हमसे पूछे जाते हैं। तो पैसेज के पूछने के पीछे विशेष तौर पे यही कारण होता है एग्जामिनर का कि एक तरीके से आपको ये देखा जाए कि जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं, आपको उसको बोध गम्यता या बोध उसकी गहराई में जा पाते हैं, या छोटी सी भी बात उसमें समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें उस पैसेज में जो आई हैं, क्या उसका बेसिक ज्ञान भी या एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर, रवैया लेकर आप जी रहे हैं कि नहीं, उसी का एक टोटल एक तरीके से कहें तो आकलन किया जाता है या एक तरीके से उसको निचोड़ने की कोशिश किया जाता है। मेरी समझ में जो मैंने अब तक देखा विभिन्न एग्जाम में कि किस तरीके के कितने पैसेज आए, तो मेरी नज़र में यही दिखेगा कि अगर मैं पैसेज के प्रकार बोलूं तो मोटे तौर पे ये सात प्रकार के पैसेज अब तक मुझे दिखे, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एसएससी का हो, या अलग अलग जो भी एग्जाम जिसमें पैसेज आते हैं, चाहे सीटेट का हो। तो ये सीटेट का मैं लेके चाहे किसी का भी एग्जाम लेके आपको ये बता रहा हूँ कि पैसेज जिसमें भी आता है। तो पहला टॉपिक होता है हिस्टोरिकल पैसेज, यानी ऐतिहासिक पैसेज, जो इतिहास के कुछ कहानी घटनाओं के बारे में वर्णन करके आपको पैसेज या उसका वो आर्टिकल निकाल के उस पर बहस कर लेगा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेगा। इसके बाद से वो घटनाक्रम हो सकता है, किसी व्यक्ति या महापुरुष की कहानी हो सकती है, आर्थिक आधार पे। ये वाला पैसेज जो है इकोनॉमी बेस पे या इकोनॉमिकल पैसेज, ये अब नहीं आता है। हाँ, यूपीएससी के जो सीसेट वाला पेपर है उसमें ये आता है, अभी भी आता है। बाकी उसको छोड़ के या पीसीएस को छोड़ के और किसी भी एग्जाम में, एक बार एसएससी में भी इंग्लिश के जो पैसेज आते थे, पैरा आता था जो भरना वरना आता था, उसको छोड़ के अगर देखें तो ये कहीं भी नहीं पूछता है। तो अब इसकी जरूरत एक तरीके से नहीं उतनी पड़ती है, इसका मतलब इसको काटना है। सामाजिक, अगर मैं ऐतिहासिक की बात बोलूं तो 4 में से इसको 3 स्टार दीजिए, फिक्स है, और 4 भी दे सकते हैं। तो सामाजिक वाले को भी 3 स्टार दीजिए, यानी ये भी पूछा जाता है सोशलॉजी बेस पे। राजनीतिक भी एक तरीके से 3 स्टार दे सकते हैं आप। मनोविज्ञान को 1 भी स्टार देने की जरूरत नहीं है। मनोविज्ञान ये भी आपके जो सीटेट का या अन्य एग्जाम जो है उसके एग्जाम में पे इस तरीके का कोई क्वेश्चन साइकोलॉजी बेस पे कुछ क्या करेगा, कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करेगा जिसको एक आधार बना के सोचा जाए कि हाँ किस किस तरीके से भाव हो सकता है, या जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए या उनके परिभाषा चिंतन के अकॉर्डिंग, अवधारणाओं के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो क्या क्या बात हो सकता है, या किसी एक मनोवैज्ञानिक का अवधारणा लेके पूछ भी सकता है। तो इसको अभी मैं मानता हूं कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है। और साहित्य से क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको 2 स्टार दे दीजिए, रेयर केस में आ जाता है तो 2 स्टार दे के चलिए। विज्ञान आधारित प्रश्न रेयर केस में एक संभावना बना सकते हैं, 1 सिंगल स्टार दे सकते हैं। तो मुख्यतः आपने देखा कि ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक और साहित्यिक वाला पोर्शन जो है एक तरीके से विशेष तौर पर मजबूत होना चाहिए। ठीक ठाक आपको समझ है तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मैं तो पैसेज पढ़ता ही नहीं हूँ, आज पता नहीं कितने सालों से मैं क्लास में भी करा रहा हूँ, और वैसे भी मेरी सलाह होती है कि पैसेज पढ़ के जो 10-15 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट टाइम जा रहा है उसको बचाइए। अगर मैं ये बात देखूं कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो पैसेज को सॉल्व करने से पहले उसको छोटी छोटी कुछ बातों को समझना होगा। जैसे पैसेज को कभी ना पढ़ें, अभी कहेंगे ये तो पहले ही आप बता चुके हैं, तो मैं यही बोल रहा हूँ और हमेशा बोलूंगा कि 1-2 नंबर के लिए पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, अनुमान भी आप लगा सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा कहाँ। केवल किसने किससे कहा, अगर ये हिस्ट्री के आधार पे हिस्टोरी अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि किसकी कहानी से संबंधित है, तो या उस कहानी को कभी नहीं सुने होंगे, तो फिर आप ये किसने किससे कहा,
या किसी सन को लेके, तब वहां आप वो चीज देख सकते हैं। हाँ, लेकिन वो जो पैसेज आते हैं जो सन को लेके, कहानी को लेके, वो इतिहास से अगर संबंधित हैं, तो वो बस वही जो 3 4 5 6 7 8 9 10 की किताबों में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बस वही। अगर उसकी ठीक ठाक समझ है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से अगर मैं तीसरा पॉइंट देखूं तो सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको पैसेज में 4 के 4 स्टार इसको देंगे। यानी कि जब भी पैसेज को सॉल्व करें तो पैसेज कभी भी इस तरीके से नहीं दिया जाता है, या कोई भी एक तरीके से आपको पढ़ाई के क्षेत्र में परोसने की कोशिश नहीं किया जाता है जिससे समाज के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े या आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े। पैसेज का भी संदर्भ वही होता है। अगर आप नकारात्मक संदर्भ को लेके सोच रहे हैं, जी रहे हैं, तो आपसे पैसेज में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। हाँ, सटीक सकारात्मक लेके चलेंगे तो मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन में आपको पैसेज के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा मैं खुद करता हूं, और मैं अभी आगे आपको एक पैसेज करा के दिखा भी दे रहा हूं। तो सकारात्मक दृष्टिकोण यानी सारे के सारे पैसेज अगर आप देखते हैं तो वो जो होते हैं वो एक पॉजिटिव विजन क्रिएट करते हैं, और उस चाहता है कि एक समाज जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड एप्टीट्यूड के साथ चले या जिए, या आपके अंदर आप करें तो आपको वो अनुभूति प्राप्त हो। व्याकरण की बेसिक जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। व्याकरण की बेसिक जानकारी में मुख्य तौर पे आप क्या देखेंगे, और वही से क्वेश्चन आते हैं, बाकी और कहीं से नहीं आएगा। जैसे कि संज्ञा के भेद से, यानी संज्ञा के नाम पूछ लेगा, या संज्ञा का परिचय आपसे पूछा जा सकता है। लिंग और वचन से रेयर केस में इसको थोड़ा सा 3 स्टार दे दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। लिंग वचन से रेयर केस में आने की संभावना 1 दे सकते हैं। सर्वनाम से 1 दे सकते हैं। विशेषण को आप 3 दे सकते दीजिए, 4 में से 3 एकदम। क्रिया भी 3 दे सकते हैं, इसको अभी 2 रखिए। क्रिया पूछ लेता है, क्रिया के प्रकार में नहीं जाना है, इसमें से कौन सी क्रिया है बस वही समझना है। संधि ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 पॉइंट। इसके साथ साथ समास 2 पॉइंट दीजिए। उपसर्ग 4 पॉइंट दे सकते हैं उपसर्ग के बारे में, लेकिन 3 पॉइंट दीजिए। प्रत्यय 2 पॉइंट दीजिए। तो मुख्य रूप से संज्ञा के भेद, लिंग वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये छोटी छोटी जानकारी है जो उनके परिचय से लेके वो कौन कौन से हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, उसको लेके, संधि के वो प्रकार को लेके कि संधि के इनमें से फलाने शब्द में कौन सी संधि है, बस उतनी जानकारी। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी एक तरीके से पढ़ने वाला काम है जिसको लेके आप परेशान हो जाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला सबसे शानदार जो आपके 95% क्वेश्चन जो है सीधे तौर पे, या 90% क्वेश्चन जो है आपके उस पैसेज के करा देगा। तो अब ये मैं भौकाल नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करके देख सकते हैं। अगर आपको ये मैं पैसेज करा रहा हूँ, अगर समझ में आए तो आप कहेंगे तो मैं इसको कई पैसेज करा के आपको ये प्रूव कर सकता हूँ, या आपके अंदर वो चीजें डेवलप करा सकता हूँ जो मेरे अंदर एक तरीके से है, या मैं करता हूँ या और विद्यार्थी करते हैं, तो चीजें हो सकती है। फिलहाल मैं एक पैसेज लेता हूँ और उस विजन से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसमें कुछ सुधार दिखा सकूँ, जो भी संभावना हो पाएगी आप उसको देखिएगा, कोशिश करिएगा कि चेंजेस लाएं, और ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम ऐसे पैसेज और ज़्यादा करा के आप इसको और हमें प्रबल करिए, मजबूत करिए, ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से कर पाएँ। चाहे वो संस्कृत के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे हिंदी के हो, लैंग्वेज का कोई भी पैसेज होगा आप मुझसे कहिएगा। और इंग्लिश का भी एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा, कई लोगों को टफ लगता है संस्कृत का, तो भरसक कोशिश करेंगे कि देखा जाए कैसे कैसे हो सकता है। फिलहाल हिंदी का मैं एक पैसेज लेता हूं जिसके आधार पर तय हो पाए। चलिए उस पैसेज की तरफ रुख करते हैं। सॉरी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कि एक चीज़ छूट गया है बेसिक जानकारी में व्याकरण की, उसमें आप विलोम शब्द जैसे है और उपसर्ग, सॉरी समानार्थी या पर्यायवाची, ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझना होता है। तो चलिए हम एक पैसेज लेते हैं हिंदी का और उसमें समझें। समानार्थी विलोम से आ जाता है, इसको बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे कि इसको रटना पड़ता है, ये सब कुछ नहीं। जब एक मेरा समानार्थी और विलोम का वीडियो आएगा
अगर समय मुझे मिल पाता है तो मैं, या आपको बहुत विशेष ज़रूरत होगा तो बताइएगा कि किसी भी शब्द का जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, फिर भी उसको हम माइनस और प्लस के आधार पे, मैथमेटिक्स के आधार पे पूरे हिंदी के इस व्याकरण को समझा जा सकता है, जो एडवांस हिंदी या एडवांस लैंग्वेज जो होती है, जिसमें इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम, साइनोनिम्स, ये सारे जो है फोनेटिक्स, ये जितने भी एक तरीके से हैं, जिसमें लोकोक्ति, मुहावरा, कहावतें हैं, उसके बाद से विलोम है, समानार्थी है, ये जितना भी है एक तरीके से कहेंगे, मैं पूरा का पूरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तद्भव तत्सम है इसको करा सकता हूँ, जो कभी गलत ही नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे कोई भी विषय, भाषा का कोई भी हो, तो उसको मैं देख लूँगा। तो अगर आपकी रिक्वायर्ड होगी तो मैं उसको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि विलोम को कराना होगा तो मोटे मोटे तौर पे इधर प्लस है तो विलोम इधर क्या होगा, माइनस, इधर माइनस है तो इधर क्या होगा, प्लस। समानार्थी है तो इधर क्या होगा, माइनस है तो इधर माइनस, इधर प्लस है तो इधर प्लस। तो ये कुछ चीज़ें होंगी, जैसे मैं आगे आपको बता दूंगा। जैसे ये संज्ञा है प्लस का, तो आंसर भी जो आएगा वो संज्ञा पर ही आएगा। चाहे विलोम पूछ रहा है तो उसका अगर जो क्वेश्चन है वो संज्ञा का माइनस है तो आंसर उसका प्लस का आएगा। तो ये सारी बातें उस प्लस माइनस के केस वाली जो है वो मैं एक अलग वीडियो में समझा दूंगा। अभी हम एक पैसेज को देखें, टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पे हम लोग अभी बातचीत किए कि पैसेज के सवालों को बिना सॉल्व किए हम लोग क्वेश्चन को, मतलब एक तरीके से पैसेज के सवालों को बिना हम पूरे पैसेज को पढ़े पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैंने अभी आपसे वादा किया, जो मैंने आपसे बात किया कि किस वो मेथड्स कौन से हैं जिसके सहारे से आप क्या कर सकते हैं कि पैसेज को पूरे बिना पढ़े सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं कि अब उस क्वेश्चंस को देखें कि बिना पैसेज को पढ़े क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये आपका पैसेज है जिसमें आपको ये निर्देश दिया होता है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प को चुनिए या सही उत्तर चुनिए। इस तरीके से है ये क्वेश्चन। जब आपको पैसेज दिख जाता है तो पैसेज को देखना नहीं है, ये गलती आप करते हैं। अब लगते हैं पैसेज को देखने ऊपर से नीचे सब बेकार बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है उसी को अंडरलाइन करिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ये पूछा है गद्यांश में दुनिया का मतलब। मैंने कहा कि पैसेज हमेशा सकारात्मक पूछा जाता है और कभी वो नकारात्मक नहीं चाहेगा कि पैसेज इस भाव से दिए जाएं या कहानी कविता इस भाव से दिए जाएं कि आपके अंदर नकारात्मक बदलाव हो, क्योंकि उन सभी का एक जो एटीट्यूड होता है, दृष्टिकोण होता है, वो यही होता है, विजन यही होता है कि आप सकारात्मक अभिरुचि को डेवलप कर पाए। तो वहां से मैं देख रहा हूं, तो दुनिया के किस रूप में, गद्यांश में दुनिया को किस रूप में चित्रण किया गया है, धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, जाति प्रधान और राजनीति प्रधान। तो आप जानते हैं दुनिया के बारे में, धर्म को आगे रखना है कि कर्म को आगे रखना है कि जाति को आगे रखना है कि राजनीति को। धर्म दुनिया में बहुत ज्यादा है, तो किसी एक धर्म को जब आगे प्रधान में रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बात कहा गया कि पूरी दुनिया में जो सब में कॉमन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबके पास है, वो है कर्म। और गीता में इसका पहले ही उल्लेख हो चुका है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ईश्वर से बड़ा हो जाता है। इसलिए दुनिया के बारे में अगर दुनिया का संदर्भ कहा जाए किसके बारे में हुआ है तो कर्म प्रधान के बारे में। अभी हमने पैसेज को पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ ये जाना कि दुनिया के बारे में इसमें सबसे ज्यादा सुटेबल शब्द क्या बैठता है, और उसके आधार पे हमने, अभी मैं पैसेज नहीं पढ़ा, अभी इसके बाद मैं पैसेज भी पढ़ के सुना दूंगा। दूसरा शब्द मैं लेता हूं कर्मठता शब्द है, डॉट डॉट इधर दिया हुआ है, और वो डॉट दे के ये पूछना चाहता है कि ये है क्या। दरअसल इसको बोलते हैं शब्द परिचय या पद परिचय। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपको व्याकरण की ठीक ठाक या एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि कौन सा संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन विशेषण है, कौन क्रिया है। इस तरीके से अगर मैं देख रहा हूं तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द में जब ता लगेगा तो वो हो जाता है संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होता है। तो यहां मैं देखता हूं विशेषण, ये है विशेष्य। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, तो ये तो भाववाचक संज्ञा है, तो ये हो सकता है संज्ञा, ये संज्ञा है और ये क्रिया है, ये भी गलत।
तो कर्मठता जो था भावाचक संज्ञा है। किसी भी शब्द में जब एक तरीके से ता लगेगा, अंतिम में ता प्रत्यय लगेगा, तो ये समझ जाइएगा कि वो भावाचक संज्ञा है, चाहे वो कोई भी शब्द हो, जैसे वीरता, लघुता, इस तरीके से कोई भी शब्द हो। इसके बाद से अभी मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, एक कॉमन सोच को लेके चल रहा हूं मैं आगे। कर्म से किस्मत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्म से किस्मत, अभी आप एक बात देखो, क्या किसी कर्म से, कर्म एक अविष्टिक किस का नाउन है, भावाचक संज्ञा है कर्म, और उससे बदलना, जिसको बदलेंगे क्या वो क्रिया होगा या संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा? दिमाग में समझिए। जैसे मान लीजिए टीचर ने या अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया या बच्चों को बदल दिया, तो अध्यापक एक हो गया और दूसरा जो बदलने की जिसके ऊपर प्रोसेस हुआ या जो क्रिया संपन्न हुई वो बच्चों के ऊपर हुआ, यानी बच्चा जो हुआ वो एक तरीके से कर्म हुआ। और कर्म क्या हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि कर्म से किस्मत को भी बदलना, यानी ये एक संज्ञा है और इससे इस संज्ञा को बदल दिया गया, यानी एक तरीके से अब हमें संज्ञा को ढूंढना है। भाग्यवान, किसी भी शब्द में अगर वान लग जाएगा तो वह भी एक तरीके से विशेषण हो जाएगा। जैसे आप भाग्यवान हो, आपकी विशेषता हो गई कि आप भाग्यवान हो, तो ये एक तरीके से हम, ये संज्ञा था, संज्ञा को बदले थे, ये नहीं होगा। टेक्निकल टर्म से भाग्य, भाग्य अच्छा है आप बच गए, भाग्य जिसकी बात की जाए वो एक तरीके से संज्ञा होता है। तो यहां हम संज्ञा की बात कर, कर्म से किस्मत, और किस्मत का मतलब क्या होगा, भाग्य। भाग्यहीन, किसी भी शब्द में अगर हीन लग जाता है तो वो भी विशेषण हो जाता है। जैसे आप लक्ष्यहीन हैं, यानी आपकी विशेषता है कि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये मेरी बात समझिएगा। भाग्यशाली, जिसमें शाली शब्द भी लग जाता है, वो भी एक तरीके से क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो या आप भाग्यशाली हो। तो मेरे कहने का मतलब कि मैंने केवल टेक्निकल इंफॉर्मेशन से ये समझ लिया कि कर्म है, और कर्म जो है नाउन है, और नाउन संज्ञा है, जो संज्ञा से संज्ञा को बदलना, यानी तलाश हमें संज्ञा की थी। बस हमने टेक्निकल इंफॉर्मेशन रखा, अभी मैं पैसेज में गया ही नहीं। और आगे देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है। ये जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये क्या है, ये एक मुहावरा है। और मुहावरा या लोकोक्ति जो होता है, कभी भी प्रश्न में जो लोकोक्ति और मुहावरा में जो शब्द आएगा उत्तर में कभी भी नहीं आएगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। मुहावरे और एक तरीके से जो लोकोक्तियां हैं उसको सॉल्व करते समय, जैसे कि आंख मारना, एक मुहावरा है, और इस मुहावरे को क्या आप कह देंगे कि आंख में ढेला मार देना या आंख फोड़ देना या आंख को गिरा देना, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। यानी आंख मारना, आंख है और मारना है, इसका मतलब हो जाएगा इशारा करना या संकेत करना। तो आंख मारना, जो आंख शब्द है वो आंसर में कभी नहीं आएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि कभी भी जब जो शब्द इसमें आएगा वो आंसर में कभी नहीं आएगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका मतलब काम की बात हो रही है। काम अगर जैसा कर रहे हैं उसका परिणाम भी वैसा ही आने वाला है, तो मैं उसको लेता हूं। जैसा बीज बोते हैं वैसा फसल होती है, तो बोने और काटने की बात सेम हो गई, यानी बीज की तो बात करेगा नहीं कि जैसा बीज बोओगे वैसा फसल होगा। बीज होंगे वैसे ही फल होंगे, ये भी बात गलत है। जैसा बीज होगा वैसा भी फल होगा, क्योंकि ये सीधे प्रश्न से इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट आंसर के रूप में नहीं होंगे। जैसा कर्म होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। तो ये जो काटोगे है ना, ये परिणाम है, और जो बोओगे है ना, ये कर्म है। बोने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और काटने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब मजा ले रहे हैं, परिणाम आ रहा है, चाहे नुकसान हो रहा है। तो जैसा कर्म वैसा परिणाम। तो अभी तक आपने क्या देखा, इस 4 क्वेश्चंस को मैंने लिया और इसमें मैंने कभी पैसेज को पढ़ने का ख्याल ही नहीं रखा अपने दिमाग में। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एक तरीके से व्यक्ति के अंदर जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको कभी भी पैसेज की तरफ झुकने ही नहीं देगा। और ये पैसेज टोटल कर्म के बारे में लिखा गया है कि
और गीता में इसमें सब बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। जैसे आपने ये देखा कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो आप जानते हैं कि संसार ये जानता है कि सुबह से शाम होता है, बुरे काम का नतीजा बुरा अंजाम होता है। न मानो तो करके देखो, जिन जिन यारों ने किया है उनका घर जाकर देखो। तो अच्छे काम का परिणाम अच्छा आना है, बुरे काम का परिणाम बुरा आना है। तो जैसे अगर मैं अब पैसेज को थोड़ा सा लेके देखता हूँ तो कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। जैसे दुनिया कर्म प्रधान है, यहाँ देख रहे हैं क्या, एक कर्म प्रधान है। कर्म से किस्मत भाग्य को भी बदला जा सकता है। जरूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाता है। सत्य से प्रेरित ऐसा व्यक्ति सरल सबल सशक्त प्रेमी दानी ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। वो मजबूत भी होता है, स्वभाव से सरल भी होता है, सशक्त होता है, पूरा पावरफुल होता है, प्रेमी होता है, दानी होता है, ज्ञानी होता है और लोगों के लिए कल्याणकारी होता है। कृत्य के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कोई दिक्कत नहीं, कहते भी हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। गीता में भी कहा गया है इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता नहीं। इसके अनुसार किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता, यहाँ सब यही पूछा था, कर्मठता ये पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। कर्मठ करिए, कर्म पे आश्रित रहिए। किसी दूसरे के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है जिसको लेके मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, उस पर आप देखिएगा कि किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि अपने कर्म के साथ अपूर्ण जिए। जब आप किसी पर आश्रित हो जाते हैं कि चल ले चलें तुम्हें तारों के शहर, और वो कह देगा कि नहीं हम नहीं जाना चाहते, और आप कहें नहीं हम ले चलेंगे, कसम से हम ले चलेंगे तुमको, और उस चक्कर में आप बेहोश होकर गिर जाए और कोई पानी छिड़क के जगा के कहे अरे कहाँ जाना है भाई तुम्हें, और आप कहें तारों के शहर में। तो जब आप किसी दूसरे पर आश्रित होकर जिंदगी जी रहे हैं, इसका जो क्वेश्चन है मैं उसको ले रहा हूं, फिर आप उसका मतलब समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब उस क्वेश्चन को देख लीजिए जिसके बारे में हम तभी से बातचीत कर रहे थे, जैसे कि किसी दूसरे के जीवन के साथ जीना। जीवन के साथ जीने से तात्पर्य दूसरे के जीवन। अब दूसरे के साथ जीवन जीना, जैसे मैं पहले कह रहा था कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, सुख दुख में साथ रहना। ध्यान से समझिए, दूसरे के साथ जीना है और अपनी जिंदगी दूसरे को बना लिए। हाथ जोड़ के कह रही है कि हमरे जिंदगी का जो रिमोट है वो तुम्हारे हाथ में है और तुम जैसा चैनल चाहोगे वैसा बदल के देखना। यानी तुम रोना चाहते हो, कहो कि रो तो रोएंगे, कहो हंसो तो हंसेंगे। यानी अपनी जिंदगी दूसरे के सहारे जीना और जैसे वो कंट्रोल करे वैसे जीना। तो एक तरीके से वही चीज, सुख दुख में साथ रहना। दूसरे के साथ जीवन जीने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके साथ सुख दुख में हम हमेशा हैं, ये भाव नहीं है। दूसरे के साथ जिंदगी रहता तो उसका मतलब मैं समझाता। खैर ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। किसी को अकेले मत छोड़ना, हाँ ये बात पहले उसमें कह दिया दूसरे के साथ जीवन जीना, और ये कह रहा किसी को अकेले मत छोड़ना। वही बात है कि छोड़ दिया वो रास्ता और तोड़ दिया वो शीशा जिसमें तेरा चेहरा दिखे, छोड़ दिया वो रास्ता जिससे तुम गुजरते थे, बड़ी दिक्कत है। तो ये कहने का मतलब दूसरे के साथ जीवन जीने का मतलब ये भी नहीं कि किसी को अकेला छोड़ देना। हाँ वही बात मैं कह रहा था, जिसकी घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। दूसरे पे निर्भर होकर जीना, पूरी लाइफ समर्पित कर देना किसी को कि तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम बिन मैं कहाँ कहाँ, कहीं कहीं नहीं, खत्म। तो ये इस केस का मामला ये था कि दूसरे के साथ जीवन जीना यानी दूसरे पे निर्भर होकर जीना। और जो दूसरे पे निर्भर होकर जीता है ना, उसका जीवन का अस्तित्व तो कुछ भी नहीं होता है। वजूद तो तब होता है, जीने का मजा तो तब आता है कि जमीन किसी और की हो और ज्योतु मैं, और जोते जोते एक दिन पूरा मेरा साम्राज्य हो। धोखा देके नहीं, कर्म से। तो जलो मत, संघर्ष करो, या तो जान लगा दो और नहीं तो जाने दो, बस इसी कॉन्सेप्ट से लड़ो। तो ये इंपॉर्टेंस थी इसकी। अब जैसे एक ग्रामर का क्वेश्चन 3-4 दे ही देता, जैसे यहाँ उन्नति,
और यहाँ क्या दिया है, विलोम। तो इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि विलोम शब्द और समानार्थी शब्द को कैसे निकाला जाता है। फिलहाल मैं वो कड़ी जोड़ दे रहा हूं यहाँ पे जो समझना जरूरी है। पहले ये समझिए कि उन्नत एक पॉजिटिव शब्द है। पॉजिटिव का मतलब एक सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब वो जिससे आपको लाभ का संकेत दिखे, ठीक है ना, और जो आपके लिए अच्छा हो, समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा। उन्नति, प्रोग्रेस करना, विकास करना, उन्नत पॉजिटिव का शब्द है। निगेटिव शब्द जहां जहां होगा, नकारात्मक शब्द जहां जहां होगा वहां हम लिख ले, जैसे, और यहाँ विलोम दिया है, तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो विलोम में निगेटिव ढूंढना होता है। जैसे दुख का अगर आप कहते हैं कि दुख का विलोम क्या होगा, तो आप बताते हैं सुख। विलोम दरअसल धरती पर कुछ है नहीं, लेकिन हम बातचीत करेंगे कि विलोम क्या होता है। यहां अवनति दिया है, तो ये उन्नत, अगर इस शब्द को मैं तोड़ रहा हूं तो यहां व्यंजन संधि है, उत्धन नति, ये शब्द है उत्धन नति। और उत जो है, जो उत्कर्ष में भी उत है, ये पॉजिटिव का उपसर्ग है, और इसी के जगह एक शब्द आ गया निगेटिव का अ का मतलब होता है नहीं या रहित। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव उपसर्ग आ गया, और ये नति जो है, ये नति इसका मूल शब्द है, और मूल शब्द आप बोलते हैं आदर। आदर एक पॉजिटिव शब्द है, और इसी में अन जोड़ देते हैं, जैसे अनादर। तो आदर नहीं हटा, लेकिन उसमें नया शब्द, उसके पहले उपसर्ग प्रत्यय बाद में आके जुट गए, उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देंगे, लेकिन जो मूल शब्द है वो नहीं बदलता है। जिसमें ये मूल शब्द नति था, उत उपसर्ग था, यहाँ अ आ गया। यहाँ है अधोगति, अधो का मतलब नीचे। हम उन्नत की बात कर रहे हैं तो नीचे की गति की बात नहीं होगी। यहाँ संगत है, ठीक है ना, तो संगत पॉजिटिव का शब्द था, तो पॉजिटिव का विलोम पॉजिटिव कतई नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से उत पॉजिटिव उपसर्ग और निगेटिव उपसर्ग आप पूरी बात समझ चुके थे। पतन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो मूल शब्द है, देखिए पतन हो सकता था तब होगा। पतन में क्या होता है कि जो एक तरीके से सब कुछ नष्ट हो जाता है, पतन हो गया, रावण का पतन हो गया, अवनति नहीं हुआ। और अवनति और उन्नत में क्या होता है, उन्नत में ये नहीं होता है कि विकास हो जाए, समृद्ध में वो पूरा दिखता है कि सब कुछ लगभग कंप्लीट के तरफ है। और अवनति जो है, इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे खराब हो रहा है, उसकी जो विकास की गति जो बढ़ने वाली थी वो अब कम हो रही है या अब गिरती जा रही है, इस भाव में होता है। चलिए, अब ये क्वेश्चन हो गया। अगर मैं देखता हूं इस वाले क्वेश्चन को कि व्यक्ति को महान में किसकी भूमिका होती है। अब ये देखिए, महान बनने में किसकी भूमिका होती है, तो महान बनना है। और महान आप ऐसे बन सकते हैं, सोए सोए आराम से सपना देखते रहें कि हम महान हो गए, उसके भाग्य की। और भाग्य बहुत बेकार चीज होती है, क्योंकि भाग्य कुछ ही लोगों का होता है, 5 से 10% लोगों का। 90% लोगों को ना प्यास लगती है तो आसमानों का गला फाड़ के और पहाड़ों का सीना चीर के पानी पीना पड़ता है। तो भाग्य सबकी नहीं होती है, और भाग्य के भरोसे मरो भी मत। भाग्य गया तेल लेने, संघर्ष इतना शानदार होना चाहिए कि उसकी खुशबू दूर तक महके, एकदम सुगंध बिखर जाए पूरे शहर में। तो वही चीज है कि व्यक्ति को महान बनना, उसके भाग्य पे मत रखिए। अगर महान बनना होता तो गौतम बुद्ध को भाग्य पहले से ऑलरेडी मिला हुआ था कि चलो भैया हम एक कमरे में बंद हो गए हैं, एक पूरा राज्य सम्राट है हमारे पास, और आराम से सो जाए। लेकिन उसको कर्म करना था, संघर्ष करना था, उस मूल तत्व को जानना जिससे पूरी दुनिया उज्ज्वलित हो पाए। यहाँ उसके कार्यों की, महान बनना है तो बेहतर से बेहतर कार्य करना पड़ेगा, उसके नाम की। हाँ, ये तो बात है, वही कह रहा है कि व्यक्ति को महान बनना है तो इसमें कार्यों की भूमिका होती है। तो कार्य जितने महान होंगे व्यक्ति उतना महान बनेगा। अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, एकदम पूरा दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे के चला गया व्यक्ति। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो व्यक्ति तो उभरा, वो जो काम किए, उस काम के आधार पे आज आप उनको महान बोलते हैं। विवेकानंद, तमाम ऐसे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी है जिसके बारे में बातचीत हो रही, उसके नाम का नाम बड़ा या काम बड़ा,
तो अगर इन दोनों में अगर आपको चुनना हो तो काम बड़ा सबसे बेहतर विकल्प, इससे बेहतर कुछ नहीं, कर्म ही प्रधान होगा। तो अगर नाम बड़ा, जैसे मान लीजिए कि अमीर चंद है और खाने के लाले पड़े हैं, शेर सिंह को गीदड़ सिंह दौड़ा रहा है, तो नाम में कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छिपा होता है। तो कर्म में, कर्म बेहतर हो तो शानदार कहानी है, ठीक है ना। उसके बाद एक है उसके बल की, हाँ, बल से व्यक्ति महान नहीं बन सकता है, वरना बल तो बहुतों के पास होता है, हाथी के पास बल होता है, लेकिन जंगल का राजा शेर कहलाता है। बल तो बहुतों के पास है, लेकिन महान नहीं हो सकता है। महान की कहानी अलग होती है, जिसमें आन मान सम्मान जो सब कुछ होता है, एक बड़े स्तर पे जाके काम करता है, एक बड़े तजुर्बे पे जाके काम करता है, और वो होती है संघर्ष की गहराई, कर्म की सत्यता, तब जाके वो एक तरीके से दिखता है, जैसे गांधी करके आए थे। गांधी और अकबर तो बाद में महान बनते हैं, गांधी को अगर देखें, जैसे अकबर को मैं बाद में महान क्यों बोलता हूँ कि अकबर द ग्रेट उनके पहले लगता है, उनके साथ लगता है टाइटल के रूप में, लेकिन गांधी को मैं इसलिए मानता हूं कि उन्होंने सत्य के साथ परीक्षा किया है। गांधी दर्शन जब आप करेंगे तो बहुत मजेदार होगा। मेरे पहले कहने का मतलब ये नहीं था कि गांधी पहले आ गए अकबर से, ऐसा भाव कभी मत सोचिएगा। गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन का अर्थ, भाग्य परिवर्तन कब होता है? भाग्य परिवर्तन जब कर्म करोगे तभी तो बदलेगा, कर्म से ही भाग्य बदलता है, नहीं तो बैठे रहो सपना में, सोचते रहो कि भाग्य बदल जाए, मैं हिंदुस्तान में बहुत बड़ा क्रांति ला दिया, अधिकारी बन गया। तो ये सपने हैं बाबू शेख चिल्ली के, ये पूरे नहीं होते हैं। अगर पूरे हो जाते तो सपने नहीं होते हैं, वो वास्तविकता होती। तो देखिए, भाग्य परिवर्तन, किस्मत का बदलना, कर्म के परिवर्तन, निष्ठा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निष्ठा जो होता है उसका भाव होता है कर्म का, जैसे सत्य, निष्ठा और ईमानदारी। ईमानदारी में क्या अंतर है? तो ईमानदारी का मतलब जैसे किसी व्यक्ति का पर्स गिर गया है और वो आपके सामने है और आपने उठा के रख लिया और ये देख रहे हैं कि उसी व्यक्ति का है, इधर उधर परेशान हो रहा है, इस भाव से एक तरीके से अनुभव कर पा रहे हैं कि उसी का है, या देख भी पाए होंगे कि उसी का है। लेकिन वह व्यक्ति एक तरीके से जब तक आपसे आके पूछे ना कि साहब मेरा पर्स गिरा था, कोई कहीं देखें, तब तक आप नहीं दे रहे हैं। तो ये तो वो जब कहा उसके बावजूद आपने कहा यही है क्या, और आप दे दिए, ये ईमानदारी थी। सत्यनिष्ठा क्या होता है कि आपको पर्स गिरा और उसमें आधार कार्ड या जो भी चीज़ें देकर उस आईडी पे उसको ढूंढते हुए उसका उसमें नंबर से उस पर फ़ोन करके उसको पहुंचा करके दी, ये सत्यनिष्ठा है। तो निष्ठा, कर्म में निष्ठा, यानी उसको लेके कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई एक तरीके से धोखा नहीं, और उसके साथ कोई एक तरीके से भेदभाव नहीं, एकदम निष्ठा के साथ, सत्यता के साथ। तो कर्म के पर निष्ठा है तो भाग्य परिवर्तन संभव है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गया। दूसरा दिया सफलता के बारे में सोचना, और सोचने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कर्म करने वाले छोड़ देते हैं। सोचते रहिए बस, प्लास्टिक की कुर्सी पर और काठ की कुर्सी बनवा लीजिए और बैठ के एकदम सोचते रहिए कि हिंदुस्तान अच्छा है कि चाइना अच्छा है कि पाकिस्तान अच्छा है कि मोदी अच्छे हैं कि केजरीवाल अच्छे हैं कि राहुल गांधी अच्छे हैं। इससे कुछ नहीं होगा, संघर्ष कर्म, आगे आना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। थर्ड ऑप्शन है भाग्य के अनुसार जीना। ये तो सबसे चौपट काम लगता है कि भाग्य के भरोसे छोड़ें, चलो किस्मत में होगा वो मिलेगा। अरे किस्मत में होता तो वो छोड़ के थोड़ो जाते हैं लोग। किस्मत में कुछ नहीं, उनको पाने के लिए आपकी जिद होनी चाहिए। अगर जिद है ना तो दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती भी आपके कदमों में होती है। तो पाने की जिद होनी चाहिए, और जिद जबरदस्त है, संघर्ष जबरदस्त है, तो उसकी कहानी भी जबरदस्त होगी, वरना भाग्य तेल लेने चला जाता है। पूर्ण रूप से बेहतर जीवन जीना, और ये कोई नहीं जी पाता है, ये भौकाल है। पूर्ण रूप से अगर कभी भी बात हो जाए, इतना सार्थक पूर्ण रूप कहाँ कोई जी पाएगा यार, भगवान भी नहीं जी पाते हैं बेहतर जीवन, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं किसी न किसी मामले में।
कहानी पढ़िए, वेद पुराण ग्रंथ जो भी पढ़िए, कहीं ना कहीं कमजोरी मिल जाएगी। पूर्ण रूप से बेहतर जीवन नहीं जी सकते हैं, लेकिन बेहतरीन जीवन जीने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, और लगभग प्रतिशतता बेहतरीन जीवन की अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, आपने अभी तक ये देखा कि मैंने पैसेज में कहीं भी एंट्री नहीं किया। हाँ, इसके पहले मैं वो रिपीट कर रहा था आपको समझाने के लिए, तो सारी बातें की कि यहाँ देख रहे हैं, इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की, देख रहे हैं ना, शक्ति पहचानने की जरूरत है। मनुष्य में ताकतवर शक्ति है, एकदम एक से एक छुपी शक्तियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर का क्लास 6 या 7 की वो कविता पढ़ी हैं, छुपे एक से एक गुण प्रखर मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जिस प्रकार मेहंदी में लाली छिपी होती है जो घिसने के बाद, दीपक में जिस तरीके से वर्तिका में उजियाली छिपी होती है जो जलने के बाद, वैसे ही एक से एक गुण प्रखर मानवों के भीतर छिपे होते हैं। ताकत है, हमें बस उसको पहचानने की। बेइंतहा शक्ति से नवाजा है इस कुदरत ने हमें, जरूरत है उसको शक्ति को पहचानने की। कुदरती शक्ति कहाँ है, छुपा है आप में भी, पहचानिए। अगले क्वेश्चन को हम लोग लेके इस कहानी को और मजेदार बनाते हैं। अगर आप इस अंतिम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये दे रहा है कि गद्यांश के अनुसार अपने अंतर मन को कैसे प्रकाशित किया जा सकता है। तो प्रश्न को मैं बार बार जैसे बोल रहा हूँ कि पढ़ते समय केवल मेन जो वर्ड्स है, जैसे ऑफलाइन पेपर देते तो इसको अंडरलाइन भी कर लेते, सर्किल भी बना देते, लेकिन ऑनलाइन पेपर है तो दिमाग में केवल उसी पॉइंट को आपको क्लिक करना, अंतर्मन प्रकाशित करना है। और किसके अकॉर्डिंग? गद्यांश के अकॉर्डिंग। गद्यांश सही है तो उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है। तो अपने कर्मों की चिंता करके अंतर मन को प्रकाशित करना, अंदर के मन को शुद्ध करना है, सही करना है, और प्रकाश डाल के सत्य की तरफ बढ़ना है। तो कह रहा है कि अपने कर्मों की चिंता करके। हाँ, ये बात तो सबसे रद्दी होती है, चिंतन नहीं का है, चिंता का है। तो पहले तो ये खतरनाक बात है, चिंता कर लिए कि कर्म बढ़िया कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, कुछ होगा ही नहीं। तो चिंता नहीं, चिंतन करिए। और चिंतन में कई पक्ष होते हैं, जो कभी हम बात करेंगे उस पक्षों की, तो हम लोग बातचीत कर लेंगे कि उन शब्दों का क्या मतलब होता है। फिलहाल अभी चिंता की वजह से ये जवाब गलत हो जाएगा। चिंता नहीं करना चाहिए, उस पर काम करना है। कर्म की शक्ति को पहचान कर, ये थोड़ा सा उससे और प्रबल आंसर दिया गया कि जैसे कर्म की शक्ति को पहचान करके, जैसे आप ये जान गए कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ठीक है ना, ये समझ गए। इस कर्म की शक्ति को आपने पहचान लिया, देख भी लिया कि बाप रे बाप, जैसे आज मैंने काम किया तो मुझे 300 रुपया मिला, ये कर्म की शक्ति को पहचान लिया। और पहचान के अपने अंतर्मन को प्रकाशित कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। कर्म की शक्ति में जीना होगा, साथ साथ कर्म। अब ये भी मैं आगे बात बोल रहा हूं कि सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, और ये इंपॉर्टेंट है, कर्म कुछ भी करो और कर्म का एक ही उद्देश्य होता है, सद्भावना और सबके लिए, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा ये जो विश्व धरा है ये सब हमारा क्या है, परिवार है। तो सबके लिए जो है सकारात्मक अगर अप्रोच नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कर्म करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कर्म के अनुसार प्रकाशित स्वयं को तभी कर पाएंगे कि जब कर्म का उद्देश्य की जो पूर्ति है उससे किसी को ठेस न पहुंचे, नुकसान न हो, कष्ट न हो। तो एक तरीके से ये समझ गए कि सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, और जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। इसलिए सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक करिए, सकारात्मक बनिए, और अंतर्मन को बुद्ध की तरह, विवेकानंद की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह, विवेकानंद की तरह, और साथ साथ गांधी की तरह स्वयं को प्रकाशित करिए। अंतिम दिया है, सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करके, कंपटीशन करिए। कंपटीशन करके मन को नहीं प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि मन का जो, या स्वयं का कंपटीशन स्वयं से है। अगर अपने मन को प्रकाशित करना चाहते हैं तो खुद से प्रतिस्पर्धा करिए और जूझिए। कहने का मतलब झेलना नहीं, लड़ना, जूझना, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और संघर्ष अनवरत चलना चाहिए, विराम नहीं ले।
तो ऐसी परिस्थिति में तो मन का जो प्रकाशमय है, सबके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, उनके साथ विचार भाव रखिए, तो एक कर्म रखिए, तो एक तरीके से मन प्रकाशित हो पाएगा। तो अंततः मैंने क्या समझाया कि अभी मैंने पैसेज को नहीं पढ़ा, हो सकता है कि इसको समझाते समय मैंने आपको बहुत एडिशनल बातें कह दी हो और बहुत से परंपरागत बातों को कहते कहते मैं आगे बढ़ गया। इस पे मैंने फोकस नहीं किया, इस पे फोकस करना ही नहीं है। अगर आप इसको जी रहे हो, इस समाज में देख रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं। मैंने पहले ही कहा कि जो पैसेज होते हैं वो हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, सोशलॉजिकल, सामाजिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक और साहित्यिक, लिटरेचर के आधार पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। साइंस के बेस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि साइंस कैसा है, विज्ञान के आधार पे कि कोई वैज्ञानिक तकनीकी से कोई चीज़ों का खोज हुआ या उससे विज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हुई, विकास हुआ, उस पे लेके क्वेश्चन बना देगा। तो मिला जुला के अगर आपकी जो नज़र है और जो एक तरीके से जिंदा हैं, अच्छी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हर चीज़ों पे पैनी नज़र बनाए हुए हैं, तो कहीं भी पैसेज के ना हिंदी का, ना इंग्लिश का, ना संस्कृत का या किसी भी भाषा का कोई भी पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। रेयर केस में हो सकता है कि एक जब जैसे संस्कृत में कि कौन किससे कहा, कोई कहानी है, तो उस संदर्भ में वो कहानी हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हैं तो उसमें जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एक बात और देखिए कि कहानियाँ वही सब आती हैं जो आपकी क्लास 6, 4, 7, 8, 10 तक की बुक है, जिसमें आप बचपन में पढ़ते हैं वो सब। तो अगर वहाँ मिस किए हैं और ऐसी कहानियों को नज़रअंदाज करते चल रहे हैं तो एक तरीके से पैसेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर ये बातें जो मैंने समझाया आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़रूरत लगे कि ये बात सही थी, मुझे फ़ायदा पहुंचा रही है, तो किसी के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।